रिएक्शन। तो राइट डाउन हेडिंग राइमर टिमर रिएक्शन। राइमर टिमर रिएक्शन। राइमन टिमन रिएक्शन। तो मैंने पहले अभी डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखवा रहा हूं, फिर वन बाय वन स्टेप इसका मैकेनिज्म बताऊंगा। तो ध्यान से सुनना, मैकेनिज्म का हर स्टेप अपने आप में इंपॉर्टेंट है। राइमन टिमर रिएक्शन में ये एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टाइप है राइमन टिमर रिएक्शन। तो सबसे पहले इसमें जो सबस्ट्रेट लिया जाता है, वो सबस्ट्रेट जो होता है वो होता है फिनॉल। सबस्ट्रेट यहां पर लिया जाता है फिनॉल। फिनॉल में आप जब रिएजेंट दिया जाएगा तो रिएजेंट के तौर पे CHCl3 क्लोरोफॉर्म दिया जाता है और NaOH लिखा जाता है, या कहीं कहीं बुक में KOH भी लिखता है, लेकिन NCERT में NaOH लिखा हुआ है, मतलब बेस के तौर पे यूज किया जाता है। सेकंड में H+ और वाटर यानी डाइल्यूट HCl लिया जाता है। तो मैं यहां पर डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूं, फिर हम बाद में एक और प्रोडक्ट बनाएंगे इसमें जब समराइज करेंगे। तो यहां जो प्रोडक्ट बनता है, यहां OH और यहां लग जाता है CHO ऑर्थो पे, और एक प्रोडक्ट जो बनेगा वो हम CHO का अटैचमेंट हम करवाएंगे पैरा पे, ठीक है। ये यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो इस वजह से जो ऑर्थो होगा, ऑर्थो इज मेजर। ऑर्थो मेजर क्यों होगा? क्योंकि यहां पर इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, कुल मिला के हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड का यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे? तो यहां पर है O और H, C डबल बॉन्ड O और H, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, दिस वन इज नोन एज इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पर इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है, यहां पर इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। समझ में आ गया? तो इस प्रोडक्ट में जो ऑर्थो पे बना उसको बोलते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड, क्योंकि ये ग्रुप क्या है, इसको बोलते हैं, इसको कॉमन नेम है इसका सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो हमें डायरेक्ट अभी ऐसे याद रखना है कि राइमन टिमर रिएक्शन में किसका रिएक्शन होता है? फिनॉल का। किसके साथ? क्लोरोफॉर्म बेस, और सेकंड में H+ और वाटर। तो जैसे रिएजेंट और सबस्ट्रेट फिनॉल होगा, तुरंत दिमाग में, क्योंकि बाकी नेम रिएक्शन पढ़ते पढ़ते कभी कभी हम भूल भी जाते हैं कि ये राइमन टिमर रिएक्शन है। तो राइमन टिमर जैसे आएगा वैसे देख के ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये राइमन टिमर है। तो क्लोरोफॉर्म और NaOH और H+ और वाटर, ऑर्थो पे CHO और पैरा पे CHO, यहां अटैच कर देगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इसको सैलिसिलिक एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। तो यही इसका मेजर होगा। तो पहला क्वेश्चन अभी पूछ लेगा कि राइमन टिमर रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है? सैलिसिलिक एल्डिहाइड, इसी का नाम लेंगे। समझ में आ गया? अब हम इस पे ध्यान देंगे
इसका मैकेनिज्म, तो इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है और ध्यान से सुनना। तो मैकेनिज्म में हम सब बातें इसमें डिस्कस करेंगे कि ये क्लोरोफॉर्म क्यों लिया गया है, बेस, ये भी ध्यान देना कि बेस का कितना यूनिट यूज हो रहा है, ये क्यों लिया गया है, ये यहाँ पर CHO कैसे लग गया, ऑर्थो पे मेजर कैसे हुआ, तो बता दिया कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो हम इसका लिखेंगे मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप हम बताएंगे कि क्लोरोफॉर्म क्यों लिया गया है, टैगिंग बाद में करवाएंगे। तो क्लोरोफॉर्म जो लेने के पीछे पर्पस है वो है कार्बिन को एक बनाया जाता है, तो कार्बिन यहाँ तैयार किया जाता है। अभी तक हम इंटरमीडिएट में क्या क्या सुन रखे हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल। अब एक नया इंटरमीडिएट बनता है कार्बिन। तो पहले हम कार्बिन का फॉर्मेशन देखेंगे, इसीलिए क्लोरोफॉर्म लिया जाता है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर हेडिंग डालो मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में हम पहला स्टेप सेपरेट पढ़ा रहे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, क्योंकि ये भी पूछता है कि रायमंड-टिमर रिएक्शन के इंटरमीडिएट में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है, तो कार्बिन बनता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, अब ध्यान से देखना वन बाय वन स्टेप। सबसे पहले हमें क्लोरोफॉर्म लेना है, तो दिस वन इज क्लोरोफॉर्म, और यहां पर हमें यूज करना है NaOH, ये एज ए बेस यूज होगा। तो ये क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों एसिडिक हाइड्रोजन है ये, तो सबसे पहले ये बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल देगा, यहां से एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो बेस एसिडिक हाइड्रोजन जब निकलेगा तो यहां क्या क्रिएट हो जाएगा, निगेटिव, और ये निगेटिव जो है यहां से -I के द्वारा क्या है, स्टेबलाइज्ड है या नहीं है, इसीलिए ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि ये दिस वन विल बी स्टेबलाइज्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट -I। कोई डाउट है? अब थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग की तरह सोचो कि यहां पर इस CCl3- के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 यहां है शेयरिंग वाला, 2 यहां है और 2 यहां है और 2 यहां है ना, यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो Cl है यहां से लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकलता है, क्योंकि ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो गुड लिविंग ग्रुप है ये। तो इस पे एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मान लो क्लोरीन, 3 क्लोरीन है, तो कोई भी निकल सकता है। अगर मान लो यहाँ क्लोरीन लगा है, ब्रोमीन लगा है और आयोडीन लगा है, तो तुम किसको निकालना चाहोगे, आयोडीन को। क्यों, क्योंकि आयोडीन इज ए गुड लिविंग ग्रुप, तो जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वहीं छोड़ के यहां से बाहर जाएगा। अब सोचो कि क्लोरीन यहां से जब बाहर निकला है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके निकलेगा, तो इस पे चार्ज क्या क्रिएट हो जाएगा, इस पे कार्बन पे क्या क्रिएट हो जाएगा, प्लस, और ये क्लोरीन -1 के बाहर निकलेगा, इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, बॉन्ड, एक ही पे अपने आप में बॉन्ड बन जाएगा, चार्ज कैंसिल हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा, चार्ज कैंसिल कर देंगे। अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, तो ये क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन लेके निकला, अभी यहां कितना दिख रहा है, तो 1-2 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर के तौर पर दिखा देंगे। यही है कार्बिन, इसको हम, अब ये जो है 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब लोन पेयर देख के नहीं बोलना कि इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, डिफिशियंट है। इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, इसका मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसको बोलते हैं डाई क्लोरोकार्बिन। तो जैसे कार्बोकेटाइन होता है, कार्बोनाइन होता है, ये भी इंटरमीडिएट में कार्बिन बनता है, जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल के नाम से जानते हैं। कोई डाउट नहीं। अगर मान लो रायमंड-टिमर रिएक्शन में ऐसे दे दिया
क्लोरोफॉर्म के जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन दे दिया, और यहाँ हाइड्रोजन है, और यहाँ NaOH दे दिया। आप कार्बिन बनाओ, क्या बनाओगे? कार्बिन कैसे बनाओगे? बनाओ, इसको लिख लो, फिर कार्बिन बनाओ, इसको राइट डाउन कर लो, फिर कार्बिन बनाओ। ये समझ में आ गया ना कार्बिन बनाने का तरीका? NaOH ने क्या किया है? उस हाइड्रोजन को खींचा है, क्योंकि NaOH एक्ट एज ए बेस, और दिस वन विल बी एसिडिक हाइड्रोजन। माइनस तैयार हुआ है। माइनस के बाद क्या हुआ है? क्लोरीन वहां से निकल के गया है, तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन के बाद 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो ये कार्बिन तैयार हो गया है। बना दिए कार्बिन। वहां क्या बना? आयोडीन निकल जाएगा, तो नाम क्या होगा उसका? क्लोरो ब्रोमो कार्बिन। कार्बिन कैसे बनेगा? यहाँ पे तो यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। अब लिविंग ग्रुप को बाहर निकालना है। कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है? दिस वन इज गुड लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। इसको बोलेंगे क्लोरो ब्रोमो कार्बिन। क्योंकि जब मैकेनिज्म हम पढ़ रहे हैं, तो क्लोरोफॉर्म के जगह पे उस रिएक्शन में भी दिया जा सकता है, वहां से भी कार्बिन तैयार किया जा सकता है। समझ में आया क्या? कभी कभी क्वेश्चन में भी पूछ लेगा। तो सबसे पहले हमने रिएक्शन का मैकेनिज्म देखने से पहले, यानी मैकेनिज्म में ही हमने कार्बिन तैयार किया। तो कार्बिन तैयार करना आसान है। तो 2 मेन है इसमें, ये एसिडिक हाइड्रोजन है और ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। कोई डाउट नहीं है ना इसमें? तो कार्बिन किस फैमिली में आएगा? इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट? इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है ना। दैट मींस कार्बिन इज ए इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। कोई डाउट नहीं है ना? चलो, अब मैकेनिज्म का दूसरा स्टेप, इसको राइट डाउन कर लिए। लिख लिए। अब हमने, तो मुझे बताओ कि उस रिएक्शन में रायमंड टिमन में क्लोरोफॉर्म क्यों लिया जाता है? कार्बिन बनाने के लिए। क्यों लिया जाता है? कार्बिन का फॉर्मेशन करने के लिए। कोई डाउट नहीं है ना? स्टेप 2 में अब हमें यहां पर ये रिएक्शन दिया हुआ है, यहां फिनॉल है। फिनॉल में अब यहां पर हम यूज करेंगे NaOH एज ए बेस। और ये क्या है? एसिडिक है। ये बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को क्या कर लेगा? एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ये करने से क्या होगा? इसको O- तैयार हो जाएगा। अब ऐसा हम बोल सकते हैं कि OH, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है, तो रिंग क्या होना चाहिए? एक्टिवेट होना चाहिए। तो OH यहां से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो अगर हम बात करें कि OH इलेक्ट्रॉन प्लस M से डोनेट करता है, और नेगेटिव कहां क्रिएट करेगा? ऑर्थो और पैरा पे। इस दोनों पोजीशन को इलेक्ट्रॉन रिच बना देता है। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही है, और ये ज्यादा पावरफुल है OH से। O- का तुम देखोगे प्लस M में जाके, तो OH का O- का पावर ज्यादा है OH से। तो ये रिंग और ज्यादा क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। तो रिंग बिकम मोर एक्टिवेट। किसके लिए? इलेक्ट्रोफाइल के लिए, जल्दी से अटैक करवाएगा।
इससे ज्यादा रिएक्शन ये कर लेगा। तो इसको हम नाम क्या बोलते हैं, इसको फिनो ऑक्साइड। यहां पर हम Na+ भी लगा सकते हैं या नहीं भी लगाए तो चलता है। तो रिंग को और एक्टिवेट कर दिया। तो ये पहला स्टेप हमने यूज किया NaOH का। अब यहां पर क्या होगा, क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 है और NaOH है। बताओ दोनों मिलके क्या देंगे, दोनों मिलके क्या देंगे, क्या देगा, कार्बिन देगा। यही वाला स्टेप मैं इससे पहले बताया था ताकि यहां ना बताना पड़े कि ये कार्बिन कहां से आ गया। तो ये कार्बिन यहां से आया है, कैसे आया वो ऑलरेडी बता दिया मैंने कि कार्बिन कहां से आ गया। समझ में आ गया ना कार्बिन कहां से आया होगा। और ये कार्बिन क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब जब ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इस रिंग पे किस पोजीशन पर अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पे करेगा ना। लेकिन ऑर्थो क्या है, मेजर है, तो हम ऑर्थो के बारे में ही सोचेंगे। तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक कराएगा। तो हम अब ऐसा भी बोल सकते थे कि डायरेक्ट इस कार्बिन को यहां अटैक करवा देते ऑर्थो पे, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं करवा रहे हैं, थोड़ा सा स्टेप में इलोबरेट करके करवा रहे हैं, थोड़ा सा हम रिजोनेंस करवा के करवा रहे हैं। तो अटैक करवाने के पहले इस ऑर्थो पे पहले हम रिजोनेंस करवा दे रहे हैं। तो डबल, सिंगल और नेगेटिव में रिजोनेंस हो जाएगा और रिजोनेंस होने के बाद ये बॉन्ड टूटेगा, यहां प्लस होगा यहां माइनस होगा, प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहां माइनस और ये एज इट इज। मतलब एक स्टेप हमने निगेटिव लाया वहां पे। कोई डाउट है। अब जाके यहां पर हम क्या करवाएंगे, इस कार्बिन का अटैक करवाएंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो यहां पर एक वैकेंट ऑर्बिटल है और यहां इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स इस पे बॉन्ड बना देगा, अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा और यहां पर हम तैयार कर देंगे यहां पर ऐसे। और यहां पर कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया, कितना बॉन्ड बना लिया, 3 बॉन्ड। तो एक बार थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग के जैसा सोचो, ये लोन पेयर इसको डोनेट किया गया है वैकेंट ऑर्बिटल में, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, तो यहाँ माइनस था तो डोनर पे क्या हो जाएगा प्लस, एक्सेप्टर पे क्या हो जाएगा माइनस, होगा ना। तो हम इसको अब कोवैलेंट बॉन्ड में ट्रांसफर कर देंगे और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, माइनस आएगा ना, ये चार्ज कैंसिल नहीं होगा। और ऐसे भी अगर नॉर्मल सोचोगे तो कार्बन 3 ही बॉन्ड बनाया है, यहाँ 2 बॉन्ड और 1 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड। कार्बन तो 3 बॉन्ड बनाता नहीं है, लेकिन कार्बन पर नेगेटिव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के जैसा हो जाएगा और वहां 3 बॉन्ड बना लेगा, वो बनाएगा ना। कोई डाउट है। तो जब डाउट नहीं है तो मेरे को ये बताओ कि ये कार्बिन यहां अटैक किया है, ये कार्बिन का अटैक हम इस नेगेटिव पे क्यों नहीं सोच रहे हैं, यहां भी नेगेटिव था और यहां भी नेगेटिव था, हम यहां लाके क्यों सोच रहा है, क्या इसलिए कि ऑर्थो बनाना, इसलिए यहां पर क्यों नहीं सोच रहा है इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। तो इसका रीजन ये है कि यहां नेगेटिव किस पे है, यहां नेगेटिव किस पे है, अनस्टेबल कौन है ज्यादा, कौन ज्यादा अनस्टेबल है, तो ये जल्दी फास्ट रिएक्शन मारेगा, जो अनस्टेबल होगा वो जल्दी फास्ट रिएक्शन देगा। समझ में आ गया। ये बना के क्यों अटैक करवा रहे हैं, ये इस पे क्यों नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि ये ज्यादा एक्टिवेटिंग है, ये इलेक्ट्रोफाइल के लिए इलेक्ट्रॉन रिच ज्यादा है यहाँ पे। अगर मान लो ये 200 इलेक्ट्रॉन देगा तो 500 इलेक्ट्रॉन देगा, इसका पावर ज्यादा है। कोई डाउट नहीं है ना इसमें। अब मुझे बताओ, यहां से यहां गए, फिनो ऑक्साइड बनाया, फिनो ऑक्साइड से कार्बिन के लिए अलग बना दिया हमने, कार्बिन का अटैक के बारे में सोचा, यहां से हम यहां गए और यहां से हम यहां गए। मुझे ये बताओ कौन सा स्टेप सबसे स्लो है, स्लो 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 कौन है,
सबसे स्लो स्टेप कौन है? तो सबसे स्लो स्टेप ये होगा। क्यों? इस रिंग में एरोमेटिसिटी क्या हो गया है? लूज हो गया है। तो एरोमेटिसिटी लूज हो गया है, एरोमेटिसिटी लूज हो गई। तो एरोमेटिसिटी लूज होने के वजह से क्या होगा? ये रिंग धीरे धीरे स्लो स्टेप में जाएगा। कोई डाउट नहीं है ना? हर स्टेप का अपने आप में रीजन है। यहां से यहां क्यों बनाया? क्योंकि रिंग ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है। हम रिजोनेंस करवा के अटैक क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। अनस्टेबल होगा तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उतना रिएक्टिव होगा। तो कार्बन मोर रिएक्टिव। क्यों ज्यादा रिएक्टिव? क्योंकि अनस्टेबल है। इस पे अटैक नहीं करके इस पे सोच रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों ज्यादा रिएक्टिव है? ये मोर रिएक्टिव देन फिनॉल। क्यों? ये इसका पावर क्या है? ज्यादा है। तो जब ज्यादा है तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ज्यादा आएगा। ज्यादा आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट के लिए बहुत अच्छा बात है अटैक करना। तो यहां पर रिएक्टिविटी एक्टिवेटिंग से देख रहे हैं और यहां पर रिएक्टिविटी अनस्टेबिलिटी से देख रहे हैं। कोई डाउट नहीं है? अब इसमें हमारा जो मेन टारगेट होगा ये होगा कि इसका एरोमेटिसिटी गेन करवा दिया जाए। तो उसके लिए अब यहां से ध्यान देना, यहां हाइड्रोजन था, यहां भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जैसा तो वैसा ही है। अब ये हाइड्रोजन अपना बलिदान देगा, सेक्रीफाई होगा, यहां से निकल के जाएगा। क्यों? इसको एरोमेटिसिटी गेन करवाने के लिए। तो ये यहां से हाइड्रोजन जब निकल के जाएगा तो यहां पर क्या क्रिएट होगा? प्लस, और यहां पे क्या क्रिएट होगा? माइनस। तो जब ये हाइड्रोजन यहां से निकल के जाएगा तो अब ये यहां से जाएगा तो दो काम होगा। क्या? एक तो यहां माइनस क्रिएट होगा और ये जो निगेटिव लिया हुआ था ये भी परेशान था और इसका एरोमेटिसिटी लॉस हो गया था, वो भी परेशान था। तो ये हाइड्रोजन के निकलने की वजह से दोनों काम होगा। यहां पर जाके हाइड्रोजन लग जाएगा H+ और ये माइनस जाके वहां जुड़ जाएगा। उस तरह से कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा? निगेटिव। अब उसी समय ये बॉन्ड टूटेगा और क्या होगा? यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो ये प्लस और ये माइनस क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। तो देखो यहां से फिर से इसका एरोमेटिसिटी क्या हो चुका है? गेन हो चुका है। अब यहीं तक मेन था इसका रिएक्शन, अब आसान हो जाएगा। समझ में आ गया? एक दो बार हम देखेंगे तो इजी हो जाता है। अब यहां से क्या होता है? यहां से NaOH का 2 यूनिट एज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नहीं कि एज ए बेस, अटैक करता है। ये 2 क्लोरीन बाहर जाता है और उसके जगह पे 2 OH लग जाता है, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर ये लग जाएगा O-, यहां पर हो जाएगा O- और यहां क्या लग जाएगा? CH OH और OH, क्लोरीन यहां से रिप्लेस हो गया और OH जुड़ गया। अब एक कार्बन पे 2 OH क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। तो यहां से क्या होगा? वाटर बाहर निकलेगा। तो वाटर बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा तो क्या बच जाएगा? C⋅O और H बच जाएगा। यहां से वाटर बाहर निकलेगा ना, H2O, तो क्या बच जाएगा? C⋅, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, C⋅O और H, यानी CHO। मैं डायरेक्ट लिख दूं यहां पे, ये O- और यहां मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं CHO, C और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये H, CHO। अब यहां से आसान हो गया। H+ जो सेकेंड वाला दिया जा रहा था, H+ और वाटर,
तो यहां से क्या हो जाएगा, इस पे OH और यहां लग जाएगा CHO। कोई डाउट है? अब देखो हम निगेटिव यहां लेके अटैक सोच रहे थे, क्या एक बार और रिजोनेंस करवा के नहीं सोच सकते थे? सोच सकते थे। अगर डबल सिंगल निगेटिव आता तो यहां निगेटिव और यहां पर हम सोच सकते थे, लेकिन यहां पर सोचते तो क्या बनता, पैरा, और पैरा क्या होता है, माइनर। इसलिए हम वहां वाला कार्बन के पास नहीं सोच रहे हैं। तो यहां वाला के पास नहीं सोच रहा है, यहां वाला के पास नहीं सोच रहा है। यहां वाला तो सोच सकते हैं क्योंकि माइनर बनता है, और इसके पास नहीं सोच रहे क्योंकि इसका रिएक्टिविटी कम है। तो हम ज्यादा ऑर्थो के पास ही सोच रहे हैं। यहां सोचते तो पैरा वाला बनता, जो स्टार्टिंग में 2 प्रोडक्ट लिखवाया था, एक CHO कहां लगाया था, यहां, और एक CHO यहां भी लगवाया था। तो यहां वाला पूरा रिएक्शन ऐसे ही फॉलो हो जाएगा। बस एक बार रिजोनेंस करवा के इसको फॉलो करवा देते हैं। समझ में आ गया? तो अब मुझे बताओ NaOH का कितना यूनिट यूज हुआ है टोटल? हाउ मेनी यूनिट ऑफ NaOH आर यूज्ड इन राइमंड-टिमर रिएक्शन? कितना? 2। एक यूनिट यहां, एक यूनिट कार्बिन बनाने में, और 2 यूनिट 4 यूनिट। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, आया है कंपटीशन में, तो लिख लेना। इन राइमंड-टिमर रिएक्शन 4 यूनिट ऑफ NaOH, कहीं कहीं KOH भी देता है। तो इन राइमंड-टिमर रिएक्शन 4 यूनिट ऑफ NaOH यूज्ड, 2 एज ए बेस और 2 एज ए न्यूक्लियोफाइल। इन राइमंड-टिमर रिएक्शन 4 यूनिट ऑफ NaOH या और KOH, इसके जवाब पर KOH भी दिया जाता है, KOH यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन राइमंड-टिमर रिएक्शन which electrophile will form? Which electrophile will form? कार्बिन। तो लिख लेना, इन राइमंड-टिमर रिएक्शन कार्बिन फॉर्म एज ए इलेक्ट्रोफाइल। इन राइमंड-टिमर रिएक्शन कार्बिन फॉर्म एज ए इलेक्ट्रोफाइल। इन राइमंड-टिमर रिएक्शन विच इज मेजर प्रोडक्ट? ऑर्थो और पैरा। क्यों? तो लिख लेना, इन राइमंड-टिमर रिएक्शन, ऐसे लिख लो शॉर्टकट में, RTR, इसको RTR भी बोलते हैं। इन RTR ऑर्थो इज मेजर प्रोडक्ट। इसको क्या बोलेंगे? सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ऑर्थो इज मेजर प्रोडक्ट, लिख लेना सैलिसिलिक एल्डिहाइड बिकॉज इट फॉर्म इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लोरोफॉर्म क्यों लिया गया इसमें? कार्बिन बनाने के लिए। तो लिख लेना, क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन। क्लोरोफॉर्म इज फॉर्म इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन। पूछा जाएगा कि कार्बिन में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, तो लिख लो, हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन कार्बिन, इज sp2, 2 बॉन्ड और एक लोन पेयर, इज sp2।
ठीक है, बाकी कार्बन बनाने में कोई डाउट है तो बोलो, फिर हम आगे। तो राइट डाउन सेकेंड रिएक्शन दैट इज कोल्बे रिएक्शन। अच्छा, जो ये रायमंड टिमर रिएक्शन है वो एग्जाम्पल किस में आएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है? कार्बन। और सब्स्टिट्यूट हो रहा है कहां पे? ऑर्थो और पैरा पे। ऑर्थो इज मेजर। नेक्स्ट लिखना कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन में हम फिनॉल लेते हैं, कोल्बे रिएक्शन में हम फिनॉल लेते हैं और यहां पर CO2 CO2 लिया जाता है और NaOH लिया जाता है और सेकेंड में H+ और वाटर लिया जाता है। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट अभी बना रहा हूं, फिर मैकेनिज्म हम देखेंगे। यहां पर OH होता है और यहां पर COOH होगा और यहां पर OH होगा ऑर्थो पे और पैरा पे, तो इसको बोलते हैं सिलिसिलिक एसिड। तो लिख लेना इसको सिलिसिलिक एसिड। और इसका अगर हम IPSC नेम लिखे तो हम इसको मेन प्रोडक्ट है हमारा, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है 2 हाइड्रोक्सी, और इसको क्या बोल देंगे? बेंजोनोइक एसिड। तो रायमंड टिमन में प्रोडक्ट में क्या बनता है? सैलिसिलिक एल्डिहाइड। और कोल्बे में क्या बनता है? सैलिसिलिक एसिड। तो इसका भी मैकेनिज्म उसी के जैसा होगा। मेजर कौन होगा? क्यों मेजर होगा? कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? इंट्रा। बना सकते ना हम? इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट। लिख लिए इसको। अब लिखो इसमें मैकेनिज्म, ये सब क्यों यूज हो रहा है। तो इसमें कार्बिन वगैरह नहीं बनाया जाता है। लिखना मैकेनिज्म। इसमें बहुत सारा स्टेप हमने जान भी लिया है। अब यहां पर अगर फिनॉल दिया गया है तो फिनॉल में सबसे पहला रिएक्शन NaOH के साथ करवाया जाता है, ये एज ए बेस, और ये दिस वन इज एसिडिक हाइड्रोजन। और NCERT में इसको क्लियर कट लिख के दिया भी है कि इसमें फिनोऑक्साइड या सोडियम फिनोऑक्साइड बनाया जाता है। और सोडियम फिनोऑक्साइड बनाने का वजह क्या है? क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल का इसका रिएक्टिविटी क्या है? ज्यादा है, ये ज्यादा एक्टिवेट कर देगा ना, इसका रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? इसका रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा रिएक्टिव करेगा, क्योंकि इसमें इसका +M ज्यादा होता है। +M क्या होता है? इसका ज्यादा होता है OH से। इसका मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देगा, रिंग को ज्यादा देगा तो कोई इलेक्ट्रोफाइल जल्दी से अटैक मारेगा। इसका रीजन वही है। तो इसमें कार्बिन वगैरह नहीं बनाया जाता, सिंपल रिएक्शन है इसका। तो जब जब फिनोऑक्साइड बनाओगे उसका रीजन वही है कि फिनॉल ज्यादा रिएक्टिव है, फिनोऑक्साइड ज्यादा रिएक्टिव है। अब यहां पर हमें अटैक करवाना है किसका? हमने CO2 ले रखा है, तो CO2 में दिस वन विल बी पार्शियल पॉजिटिव, यही है इलेक्ट्रोफाइल। ये इसके ऊपर अटैक मारेगा, तो ऑर्थो पे मारेगा और पैरा पे मारेगा। तो जैसा वहां पर हम रिएक्शन करवा रहे थे वैसा ही यहां भी कर देंगे। डबल, सिंगल और नेगेटिव में रिजोनेंस कर देंगे
तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ निगेटिव आ जाएगा और ये एज इट इज जैसा वहां ऑर्थो बना रहे थे यहाँ भी वैसा ही बना देंगे। अब बनाने के बाद इस पे हम C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, कोई पूछेगा यहाँ पर क्यों अटैच, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। अब इसका अटैक इस पे हम करवा देंगे, तो ये कार्बन के पास 4 बॉन्ड बना हुआ है, तो अटैक जब होगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, यानी C डबल बॉन्ड O माइनस और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस इस माइनस के साथ बॉन्ड बना लेगा ना, बाकी एज इट इज लिख देंगे हम। तो ये स्टेप क्या होगा, स्लो होगा, क्यों, मतलब मैं बीच में डायरेक्ट लिखा हूं एरोमेटिसिटी लूज हुआ है, तो हमने इसको बीच में लिखा है, अदरवाइज एरोमेटिसिटी लूज हुआ है, इसीलिए ये स्लो स्टेप होगा। स्लो स्टेप इज RDS। अब क्या करवाना है हमारा टारगेट, हम ऑर्थो पे ही सोच रहे हैं, पैरा पे नहीं सोच रहे हैं, तो हमारा टारगेट ये होगा कि इस हाइड्रोजन को यहां से निकाला जाए और इसका एरोमेटिसिटी गेन करवाया जाए। तो एरोमेटिसिटी गेन करवाया जाए, तो गेन करवाने के लिए ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा। ध्यान रखना, रायमंड टीमन में ये हाइड्रोजन यहां से निकलने के बाद कार्बन पे अटैच हो जाता था, ये यहां अटैच नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस रिजोनेंस में है, तो यहां हम अटैच नहीं करते, बाद में करेंगे हम, लेकिन यहां इस हाइड्रोजन को नहीं करेंगे। तो हाइड्रोजन वहां से निकल गया, तो एरोमेटिसिटी गेन करवाने के लिए हमने हाइड्रोजन को वहां से निकाल दिया, और एट ए टाइम ये बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस क्रिएट हो जाता है, और आफ्टर दैट इसका एरोमेटिसिटी गेन हो जाता है, और ये बन गया C डबल बॉन्ड O माइनस। लास्ट में सेकेंड में क्या दिया जाता है, H प्लस और वाटर, तो इसमें हम H प्लस का अटैक करवा देंगे, यहाँ OH बन जाएगा और यहाँ COH बन जाएगा, दैट इज नोन एज सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड तो एक दो बार देखोगे ना तो आसान हो जाएगा ये। कल क्या क्या पढ़ाया था, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, बेंजीन से अगर डायरेक्ट फिनॉल बनाना था तो क्या हम करते थे, हाँ V2O5 का रिएक्शन कराते थे, तो डायरेक्ट बेंजीन से क्या बनता था, फिनॉल बनता था। अगर फिनॉल से बेंजीन बनाना है, हाँ जिंक डस्ट यूज करते, तो अभी लिखवा रहा हूं, एनसीईआरटी लाए क्या, तो अब नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, ये दो कोलबे हो गया, याद रखना बीच बीच में रिएक्शन क्या होता है, अगर हम बेंजीन को फिनॉल में बनाना है तो V2O5 से हम रिएक्शन करवा देते हैं तो डायरेक्ट बनता है, लास्ट में प्रिपरेशन हम फिनॉल लिखे थे, ठीक है। अब यहां पर हम लिखेंगे रिएक्शन ईथर ज्यादा नहीं है, ईथर कम है, वो तुरंत खत्म हो जाएगा ईथर।
लिखो रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक डस्ट, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक डस्ट, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक डस्ट। फिनॉल का जब हम रिएक्शन जिंक से करवाते हैं तो फिनॉल विल कन्वर्टेड इनटू बेंजीन और यहां बनता है ZNO। नेक्स्ट हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, इसमें लिखना ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विथ क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड। अगर हम फिनॉल का रिएक्शन क्रोमिक एसिड से करवाते हैं Na2Cr2O7 और यहाँ H2SO4 होता है तो यहां बनता है बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन। तो डायरेक्ट इसको याद रखना है। और ये जब कभी सीरीज में रिएक्शन पूछा जाता है तो बीच में ये कभी कभी रिएक्शन उसमें लिख देगा। फिनॉल का रिएक्शन करा के हम जिंक डस्ट डालते हैं तो उसमें, तो देखो एनसीईआरटी में ये ऑक्सीडेशन, ये राइमंड टिमन, कोलबे और ये सब कल पढ़ाया था, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। हम यही पढ़ाया था, चलो पढ़ा रहा हूं, ये लिख लिए। तो इसको डायरेक्ट याद रखने का। ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है? एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक ना, बेंजोक्विनोन। नेक्स्ट लिखना इलेक्ट्रोफिलिक में, इलेक्ट्रोफिलिक में नेक्स्ट हेडिंग डालना उसमें नाइट्रेशन, नाइट्रेशन। फास्ट लिखो थोड़ा। व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ डाइल्यूट HNO3, तो यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है वो NO2 मिलता है और OH इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो NO2 अटैक एट ऑर्थो पोजिशन एंड NO2 अटैक एट पैरा पोजिशन, ऑर्थो इज मेजर। क्यों? क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ऑर्थो इज मेजर बिकॉज इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पर हम डायरेक्ट देखेंगे, यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल मिला, क्या मिला? क्योंकि हमारा टाइप रिएक्शन का टाइप क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो व्हेन फिनॉल के ऊपर NO2 प्लस का अटैक करवाएंगे तो ऑर्थो और पैरा पे NO2 लग जाएगा, क्योंकि OH चीज है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब यहां पर एनसीईआरटी में लिख के दिया हुआ है, यहां पर इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? इंटर। या एक और एनसीईआरटी में बना के दिया हुआ है, तो ये इंटर बनाएगा। तो अगर दोनों रिएक्शन में बना तो सेपरेट आउट करना है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा, ये लेस वोलाटाइल होगा, क्योंकि इसमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है? इंटर।
तो लेस वोलेटाइल होगा, तो हीट कर देंगे तो ये जल्दी वेपर बन के बाहर निकल जाएगा और ये रह जाएगा। तो दोनों को सेपरेट आउट करना है तो क्या लगाएंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, कम है, तो कम पे हीट कर देंगे तो वेपर बन के बाहर निकल जाएगा, वैसा ही रह जाएगा। तो दोनों को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखना, अगर फिनॉल में यहां पर हम अगर यूज करें कंसंट्रेटेड HNO3, तो दोनों को याद रखना है। और यहां पर जो प्रोडक्ट बनाना है आपको 2,4,6, ये इतना ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है कि एक ही रिंग के अंदर तीनों पे NO2 का अटैक करवा देता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, और इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो जब डाइल्यूट दिया जाए तो आप ऑर्थो पैरा बनाना है, और जब कंसंट्रेटेड दिया जाए तो यहां पर जो NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है वो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, जिसको हम पिक्रिक एसिड के नाम से जानेंगे। OH पे Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CS, और OH पे फिनॉल पे Br2 और CH2, और फिनॉल पे Br2 और वाटर, कल कराया था ना, देखना तो। OH पे Br2 और CH2, हाँ Br2 में ऑर्थो पैरा आएगा, CH2 के प्रेजेंस में ऑर्थो पैरा आएगा, और वाटर के प्रेजेंस में 2,4,6 ट्राई ब्रोमो आएगा। तो याद रखने का। उसी तरह ये भी है, कंसंट्रेटेड के केस में 2,4,6 आएगा। ये रिएक्शन लगभग एंड हो गया, तो कुछ रिएक्शन अगर बचा हो तो कल लिखवा देंगे, ठीक है। एक बार MS चौहान को अटेम्प्ट करो, MS चौहान से क्वेश्चन इसके बनाओ, नहीं तो कल मैं, अगर रिएक्शन खत्म हो जाता है तो इथर स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो एक ही बार प्रैक्टिस करवाएंगे, नहीं तो इथर एंड करने के बाद दोनों का प्रैक्टिस साथ में करवाएंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।